कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पुस्तकों के समापन में आज की प्रकार का उनको पाठों का प्रतिसाद मिल रहा है, वो सब कुछ बहुत आनंद देने वाला है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो हम सबके हृदय के बहुत निकट है। कारगिल जिसमें हमारे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों की वीरता, पराक्रम और उनके देशार्पण का जो गाथा लिखी है कृष्णाजी ने, आज उसका यहाँ पे हम अनावरण भी कर रहे हैं और उस पर चर्चा भी करेंगे। हमारा सौभाग्य कि हमारे मध्य में लेखक के साथ में आज आदरणीय युवराज जी भी हैं। ये पूरा मेरा आप देख रहे हैं, ये इनकी कल्पना है, यही की सृष्टि है। इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन है सर, बहुत बहुत आभार। चर्चा करने के साथ में मोहित गुप्ता जी हैं। मोहित गुप्ता जी बहुविधि प्रतिभा के धनी है और इस समय पूरा समय उसको प्रचार प्रसार के लगे हैं। आपके पूजी भी हैं। मैं सबसे पहले आग्रह करता हूँ कि कृपया आए मोहित जी, पूजी के आग्रह से कृपया युवराज जी भगत को उनका स्वागत करें। अरे वाह, रोहित टू मोहित सांग, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित टू मोहित, बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय अंदर से आप आए, आपका भी स्वागत कर रहे हैं। साथ ही मैं आगे पुस्तक के अनावरण के लिए आप मंच पर हमारा सौभाग्य की कैप्टन विजय साहब के पूरे विदाई के हमारे मध्य में हम सबका धूमधाम से स्वागत करते हैं। आदरणीय अमरीक जयंती जी को हमारे मध्य में है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आए। सैनिकों के जीवन पर आपकी विशेष रूप से 2 पुस्तकें आई हैं, वीर नारियां और अभी करीब को एक पुस्तक क्या नाम है मैडम? ये सौभाग्य क्या है? अच्छा, ये विभूतियों के कदमों अरे से इस अद्भुत। पुस्तक का अनावरण हो रहा है। हाँ, करें, खोलें। अद्भुत, अद्भुत। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत बढ़िया। ये मैं गाड़ी में रखवा दूंगा सर। ये क्या है? ये आपके लिए गिफ्ट है। What about her books? वो आपको देंगे अलग से। ये वाला माइक दे दो, ये वाला माइक दे दीजिए। ये ले लीजिए युवराज जी वाला। रेस्पेक्टेड कर्नल थापर, ऋषि जी, मोहित जी और प्रकाशन जगत के दोस्तम पीयूष जी, प्रभात जी, पुस्तक प्रेमी लेखकगण, एक छोटी सी कहावत है कि अमृत के 2 रास्ते हैं। अमर होने के 2 ही विकल्प है इस दुनिया में। एक है शहादत जो किसी किसी को मिलती है और दूसरा है लेखन। तो इस मंच की खूबसूरती है कि इस मंच पर आज शहादत भी है और लेखन भी है। वाह, क्या बात है। और लेखक की भी अलग एक बड़ी खूबसूरती है कि वो है तो ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, लेकिन दिल से वो फौजी है। और कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो आज हमारे शहीद करगिल का ये बड़ा विशेष समय है, 25वें वर्ष की ओर हम जा रहे हैं। उनके इतिहास को लिखने का जो गौरव है, उनके इतिहास को दोबारा से लेखन की ताकत से लोगों तक पहुंचाने का जो संकल्प ऋषि जी ने लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक और विचार समाज में रहता है कि बहुत से लोगों ने बहुत कुछ दिया, बहुत से लोगों ने कुछ कम दिया, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सब कुछ दिया। तो कर्नल थापर, उनका परिवार उन लोगों में से हैं जिन्होंने सब कुछ दिया।
अगर कोई पंक्ति मैं अंत में जाने से पहले कहूँगा, उनके परिवार के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए, उनके बेटे के लिए जो हमारे आदर्श हैं, जिनको देखकर हम बड़े हुए, सर के लिए। शहादत पे मुस्कुराने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से कर्नल थापर एक। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती कुछ और भी दूं। इसी परिकल्पना के साथ जो चिट्ठी कर्नल लेफ्टिनेंट विजन थापर ने लिखी थी कर्नल थापर के लिए और अपनी माँ के लिए, मैं चाहूंगा कि आप जब भी जाएं गूगल करें, उस चिट्ठी को जरूर पढ़ें, तो आपको कम से कम कुछ हो ना हो ये एहसास जरूर होगा कि एक जिम्मेदार नागरिक कैसे तैयार किया जाता है, संस्कार की क्या वैल्यू होती है और देश कैसे बनाया जाता है और देश के लिए कैसे मिटा जाता है। इसी कल्पना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये मंच में रोहित जी और ऋषि जी को सौंपने से पहले मैं ऋषि जी का एक छोटा परिचय दे दूं। जैसे ऋषि जी दिल्ली मेट्रो में वरिष्ठ महाप्रबंधक के पद पर हैं और इन्होंने अपना पूरा लेकर ऐसे विषयों को समर्पित किया। ये उन स्थानों पर गए जहाँ हमारे हुतात्मा रहते हैं, जो उनकी भूमि रही, वहां जाकर उस बेटी को प्रणाम किया, माफी से लगाया, संकल्प लिया कि इनकी बातें, इनकी लेखन, इनका जीवन वो हम समाज के बीच में प्रसारित करेंगे। तो ये बहुत सुंदर पुस्तकें लिखी है। अभी पिछले वर्ष महावीर चक्र परमवीर चक्र विजेताओं को भी चित्रावली आई है, लेकिन जो उनके बहुत भार है, तो जो भाव से लिखते हैं, मन से लिखते हैं, तो ऋषि जी आपका हार्दिक अभिनंदन। और हमारे साथ आज मोहित गुप्ता जी हैं। जैसे तो अभी तो कॉर्पोरेट क्षेत्र की व्यक्ति है, और फ्रेंड्स ऑफ बुक्स के नाम से, फ्रॉक के नाम से एक संस्था संचालित करते हैं जो पुस्तकों से जोड़ने के लिए समाज को काम करती है। और भी अनेक क्षेत्र है, पर्यावरण के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ ये मंच आप दोनों को समझ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, पीयूष जी और मंच पे विराजित हमारे आदरणीय कर्नल थापर। इस मंच की शोभा इतनी बढ़ जाती है खासतौर पे तब जब कर्नल थापर यहाँ पर हों, जो कि हम सबके लिए एक आदर्श स्रोत हैं। अभी नोएडा से मेरे एक मित्र, उनकी बेटी आई हुई थी और मैं बीते कुछ दिनों से नोएडा में, कुछ सालों से नोएडा में रह रहा हूँ। और जो भी कभी नोएडा गया हो तो आप गूगल ज़रूर बोलता है कि कर्नल विजन थापर मार्ग पर दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, लेकिन उस मार्ग की जो प्रेरणा है विजन थापर, हमारे साथ आज उनके पिताजी हैं। और विजन थापर के अंदर वो जो वैल्यूज़, जैसे हम कह सकते हैं कि जो इंस्पिरेशन आई है वो उनके पेरेंट्स से आई है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले युवराज मलिक जी ने भी बोला कि वो लास्ट लेटर आप ज़रूर पढ़िएगा। हम कई सालों से लास्ट लेक्चर सुनते आ रहे हैं, किताबों की जगत से सब यहाँ जुड़े हुए हैं, तो लास्ट लेक्चर हम सब ने सुना होगा। लेकिन अगर आप वो लास्ट लेटर पढ़ेंगे, जिसमें कहीं पर भी विजयंत ने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा है इस देश के लिए शहीद होने से पहले, उस पूरे पत्र का जो सार है वो ये है कि मैं फिर से आऊँ तो मुझे फिर से एक सैनिक बनाना, और मेरे जितने भी लोग जुड़े हैं। और दूसरी बात जो उसमें लिखी थी, जो ऋषि जी ने उस बात को पूरा पूर्ण किया है, वो है विजयंत ने एक अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं चाहता हूँ कि मम्मी डैडी आप सबको बताना कि लोग कारगिल आएँ और देखें कि कैसे इस देश के शहीदों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। और ये एक तीर्थ स्थल है, और तीर्थ स्थल को कहने और उसको भाव को महसूस करने वालों में, जब पिछली बार चित्रावली का विमोचन हुआ था तो प्रभात जी की आंखों में आंसू उतर आए थे। वो पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं, जब उन्होंने कहा था भाव, बताते बताते प्रभात जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये जो भाव है, जब हम अपने वीरों के बारे में बात करें, अपने देश के असली नायकों के बारे में बात करें, तो बहुत ज़रूरी है भाव ज़रूर रखें दिल में। हमारे लिए ये किसी देवता से कम नहीं है। हम आज यहाँ जहाँ खुल के बात कर पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि कोई कुर्बानी दे रहा है वहाँ पे, कोई है वहाँ पर -30 -35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। उसको तीर्थ कहना बहुत ज़रूरी है। और वो एक कार्य जो कि ऋषि जी ने और किया है इनकी पिछली पुस्तक में भी, जहाँ इन्होंने
ये सारी जगहों को तीर्थ स्थल की श्रेणी में रखा है। और उस किताब को पढ़ने से जो प्रेरणा आती है वो ये है कि आप उन हर जगहों पे जाना चाहते हैं जहां हमारे देश के इन सैनिकों की यादें जुड़ी हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी शुभकामनाएं ऋषि जी को, जो कि एक घुमक्कड़ होने के साथ साथ किसी ने मुझसे पूछा कि ये कौन सा टूरिज्म में आएगा, इसको किस श्रेणी में बोलेंगे। आप सुनते हैं रिलीजियस टूरिज्म आता है, आप कहते हैं लैंडस्केप टूरिज्म आता है, मैं इसको कहूँगा ये पर्पसफुल टूरिज्म है, इट्स ए पेट्रियाटिक टूरिज्म। आप अपने बच्चों को जब भी कहीं ले जाते हैं तो उससे पहले कई लोग ऐसे जिज्ञासु होते हैं जो पढ़ते हैं उस जगह के बारे में। भाई जैसलमेर जा रहे हैं तो बच्चा पूछ ही लेगा भाई जैसलमेर में ऐसा क्या था, क्यों पढ़ के जाएं, क्या समझ के जाएं। तो ऐसे ही जब आप पेट्रियाटिक टूरिज्म पे जाएंगे तो आपको अपने देश के बारे में इतना कुछ पता चलेगा जो आप जब अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे तो उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी। और मुझे लगता है यही कार्य ऋषि जी ने अपनी इस किताब के माध्यम से सार्थक किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से चाहूँगा कि इस किताब का स्वागत करें, इस किताब को ना सिर्फ खुद पढ़ें बल्कि और लोगों को भी दें। इट्स ए फैंटास्टिक बर्थडे गिफ्ट, आई मस्ट से। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स दैट यू कैन गिव टू अदर कंट्रीमैन, विच इज सो इम्पॉर्टेंट। तो हम अपने सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे। मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं इस किताब को पढ़ने के बाद। हालांकि सारे नायकों के बारे में आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, और खासतौर पर ऋषि जी ने एक बात कही है कि कारगिल एक ऐसा युद्ध था जिसको आप अपने ड्राइंग रूम से बैठ के देख रहे थे। उससे पहले के युद्ध अगले दिन समाचार पत्रों में आता था, आपको न्यूज़ में सुनते थे, रेडियो में सुनते थे, लेकिन एक ऐसा युद्ध था जिसको आप अपने सामने होता हुआ देख रहे थे टीवी पे। और उस वक्त ऋषि जी की उम्र लगभग 24-25 साल की थी, जिस युवावस्था में इंसान मैंने प्यार किया और दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है ज़रूर देखना चाहता था। लेकिन वहाँ हमारे ऋषि जी जो कि अपनी प्रोफेशनल दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे थे, सेटल हो गए थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से जब इंसान आता है तो एक नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी, वो भी 1999 के करीब, एक बहुत बड़ी बात होती थी। वहाँ इस भाव को समेटे हुए, उस बात पे आगे बढ़ते हुए ऋषि जी में हमेशा एक कौतूहल रहा। तो उस कौतूहल पे हम सबसे पहले समझेंगे। और मेरा पहला सवाल ऋषि जी आपको आपके परिचय से जोड़ते हुए भी होगा कि आप एक ऐसी यात्री हैं जिसे घुमक्कड़ पने में भी एक लक्ष्य है। आप घूमते भी हैं तो उसमें भी आपको लक्ष्य दिखाई पड़ता है कि मैं घूमने जा रहा हूं तो मैं क्या करने जा रहा हूं। वहाँ वो तफरी नहीं है बेसिकली। और वे देश की युवा पीढ़ी को देश के असली नायकों से मिलवाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। ऋषि जी, हमारे प्यारे ऋषि जी किस्सा गोई करते हैं वीरों की, और ना सिर्फ पढ़ी सुनी, जो इनकी किस्सा गोई है वो सिर्फ पढ़ी सुनी बातें ही नहीं होती हैं, खुद प्रत्यक्षदर्शी ये वहाँ होते हैं, ये महसूस करते हैं। चाहे कोई भी तीर्थ स्थल ऋषि जी आज तक गए हैं तो कोई तो मोटिवेशन चाहिए होता होगा ना, कोई तो ताकत चाहिए होती होगी। जैसे आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में लोग लेह लद्दाख इसलिए जाना चाहते हैं कि उसी स्कूटर के सामने फोटो खिंचा सके जहाँ 3 इडियट्स ने फोटो खिंचाई थी, तो ये उनका मोटिवेशन है। आप जैसलमेर जाते हैं, आपको लैंडस्केप चाहिए, आपको सनसेट चाहिए। तो मैं ऋषि जी आपसे समझना चाहता हूँ क्या दैवी शक्ति है जो, वरना उस उम्र के लोग और उस समय में लोग कुछ और सोचते थे। वो सोचते थे क्यों ना हम स्विट्जरलैंड जाएं, हम भी वो चांदनी के जैसा साड़ी पहरा के गाना गाएंगे, लेकिन आपने कुछ अलग चुना जो कि देश के लिए एक बहुत कमाल की सौगात है। तो आपसे वो क्या दैवी शक्ति, वो क्या भाव है, वो हमारे साथ जरूर साझा करें, बताएं ऋषि जी। सबसे पहले आए हुए सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। और आज आपने इस पुस्तक के लिए समय निकाला, मैं आपको उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और आता हूँ मोहित जी की बात पर कि मेरे को ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है। एक्चुअली मैं भी फौज में जाना चाहता था, लेकिन कुछ कारण थे, मिडिल क्लास फैमिली की वजह से कुछ प्रायोरिटीज बदल गई कि मुझे रेलवे से पहले नौकरी का न्योता आ गया और मैं रेलवे में चला गया, और फौज जो मेरा सपना था वो सपना ही रह गया। लेकिन वो उस फौजी को मैंने कभी मरने नहीं दिया अपने अंदर। जो मेरे एक फौजी है, उस फौजी को मैं आज भी नर्चर करता हूँ, उसके साथ जीता हूँ, उसके साथ खाता हूँ, उसके साथ पीता हूँ। और वो शक्ति मेरे में आती है कि मैं क्योंकि एक बात और है कि ये जितने भी कारगिल युद्ध में जिन लोगों ने भाग लिया वो सब लगभग मेरी उम्र के थे। तो कैप्टन अनुज नैयर जो थे, कैप्टन अनुज नैयर का जो बर्थ है, मैं आपको बताऊं कि मेरा बर्थ 4 सितंबर 1975 है। उनका जन्म भी, जब मीना नैयर मैडम आज है नहीं यहाँ पर, तो उनको भी इस धरती पर 4 सितंबर 1975 को ही आना था। तो लेकिन वो 1 सप्ताह पहले आ गए।
और कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे वो मेरे से कुछ महीने बड़े थे, विजयन थापर जी मुझसे कुछ महीने छोटे थे, मनोज पांडे मुझसे 3 महीने बड़े थे। तो मैं उन सब में अपने आप को कहीं खोजता हूं कि मैं शायद उस समय मैं फौज में चला गया होता तो मेरा नाम भी आज, मुझे वो सौभाग्य मिलता कि जैसे अभी कर्नल मलिक ने बोला कि अगर आप अमर होना चाहते हैं तो मैं शायद शहादत हो जाती और मैं अमर हो जाता, लेकिन मेरे भाग्य में वो दूसरा वाला लिखा था, लेखक बनना। तो मैं लेखक बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे वो प्रेरणा वहीं से आती है जो मेरे अंदर खुद एक फौजी बैठा हुआ, और मैं कोशिश करता हूं कि भारत में आज जो सैन्य बलों को जो आज कमी है ऑफिसर्स की इंडियन आर्मी में, लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और हमारी आर्मी को बहुत जरूरत है ऑफिसर्स की। तो आज के यूथ को मोटिवेट करना और उन्हें प्रेरणा देना कि देखिए कितने बड़े हीरो थे जो असली नायक थे हमारे देश के, जिन्होंने एक पल गंवाए बिना देश के लिए अपनी जान दे दी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस बात पर। तो ये प्रेरणा मुझे वहां से आती है। बहुत अद्भुत और ये कमाल का भाव है जो आपने बताया। और मैं अक्सर सोचता हूँ 5वीं 6ठी तक जब हम होते थे, जब छोटे होते थे, कोई पूछता था क्या बनोगे मुन्ना, तो सबसे पहला हाथ खड़ा होता था मैं तो सैनिक बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगा, पायलट बनूंगा, क्योंकि ऊपर से जहाज गुजरते थे। हाँ, अभी आजकल के बच्चे कई बार यूट्यूबर भी बोलते हैं, ये बात अलग है, इंस्टाग्रामर भी बोलते हैं। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम 10वीं 12वीं में आते हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम IAS IPS और बहुत कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन वो भाव को समेटे रखना, और ऋषि जी आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं कि आप जिस कार्य में हैं, जहां आप भारत सरकार के साथ दिल्ली मेट्रो का पूरा ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अंदर से एक फौजी हैं। मेरा मानना ये है कि एक फौजी वो होता है जो किसी भी समय, भले ही वो अपनी यूनिफॉर्म में हो या किसी सिविल ड्रेस में भी हो, लेकिन वो उन वैल्यूज को, जो आर्मी वैल्यूज हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस की वैल्यूज हैं, उन्हें हमेशा दिखाए। जो कि मैं कर्नल थापर से जब मिलता हूँ वो हमेशा वो मेरे को दिखाई पड़ता है। अगर सर ने बोला है मैं 6 बजे पहुंच जाऊंगा तो 5:45 पे आप कर्नल थापर को वहां देख सकते हैं। ये भी फौज का ही एक नियम है। अगर उन्होंने कह दिया कि मैं ये चीज करूंगा तो फिर चाहे उन्हें कोरोना भी क्यों ना हो, लेकिन वो करके छोड़ेंगे। तो ये जज्बा बहुत जरूरी है, वो बनाए रखना, और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपकी किताब के हर पन्ने पे मिलता है, हर एक पंक्ति में आपको ये भाव मिलेगा। मैं अपने अगले सवाल पे जाता हूं, और मैं बीच बीच में आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, मैं अनुरोध करूंगा जी। हाँ, पीछे इस रूम में पिक्चर्स चल रही है ना, तो संक्षेप में बता दें कि ये आपकी ली हुई है या इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये पीछे जितनी भी ये पिक्चर्स चल रही हैं आप देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा ही खींची गई है। और मेरी कारगिल की यात्रा पर जो मेरे साथी रहे, यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, गौरव पाठक मेरे साथ थे, परमजीत मेरे साथ थे, और हमने कारगिल को बड़ा क्लोजली देखा है। तो ये फोटोग्राफ्स जो है ये सब मेरे द्वारा खींची गई हैं, और आप देखते रहिए और हम तब तक अपनी चर्चा जारी रखेंगे। और अगर इन चित्रों को देख के कोई आपको जिज्ञासा हो तो अपना सवाल तैयार रखें, और जो हमारा फॉर्मेट है इसमें आप अगर बीच में आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप अपने बात को ज़रूर आगे रखें। मैं अपने दूसरे सवाल पे, मेरी जो दूसरी जिज्ञासा पूर्ण, जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है कि कारगिल युद्ध के समय आप जीवन के एक ऐसे कगार पे थे जहाँ वीरता का भाव युवाओं में स्वाभाविक होता है। 24-25 देश के लिए कुछ कर गुजरना है, कुछ तो करना ही है। कुछ विवरण दें कि कोई टर्निंग पॉइंट होता है ना, जैसे लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन का एक टर्निंग पॉइंट था जब उसे लगा नहीं यार मैं ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी लाइफ में कोई एक टर्निंग पॉइंट तो रहा होगा ना, खासतौर पे जब कारगिल युद्ध चल रहा था, आप देखते थे आपके सामने से टैंक जा रहे होते थे, वो टर्निंग पॉइंट क्या था सर? वो एक कोई कहानी तो होगी ना जो जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है। इनकी उम्र 25 वर्ष है, वो अपने पोते कबीर से बिछड़ गए हैं। जहाँ कहीं भी है हॉल नंबर 5 के रिसेप्शन पे आ रहे हैं। 25 वर्ष की महिला पोते से कृष्णा सिन्हा, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, जहाँ कहीं भी है हॉल नंबर 5 के रिसेप्शन पे आ रहे हैं। तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ मोहित जी। 1999 में मैं जब 24 साल का था तो उस वर्ष मतलब कि हमारी अमरनाथ जाने का कार्यक्रम बना, और जब अमरनाथ जाने का कार्यक्रम बना तो उस समय लिटरली कारगिल वॉर चल ही रहा था, और कारगिल विजय दिवस से करीब 5 दिन पहले मुझे वहां दर्शनों के लिए स्लॉट दिया गया था। और मतलब इतनी ज्यादा हमारे में भावुकता थी कि हम रुके नहीं, इतनी ज्यादा वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, ट्रेन में बहुत चेकिंग थी,
और सबने कहा कि नहीं अभी युद्ध का खतरा है, अभी पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हुआ, आप रुक जाइए। हमने कहा नहीं हम तो जाएंगे। तो हम लोग गए वहां पर और द्रास के काफी नजदीक तक हम गए, क्योंकि उस समय वहां पर जो है सारी विभीषिका ने वहां पर स्थान लिया ही था। तो लेकिन उस समय मैं कारगिल नहीं जा पाया। और जो जहां तक भाव की बात है, मैंने आपको बताया कि जो बचपन से मैं हमेशा यही चाहता था कि मैं फौज में जाऊं, लेकिन जो वो टर्निंग पॉइंट वाली बात आती है ना कि जब हमने कारगिल वॉर को इतने पास से देखा और जब इसको स्टडी करना शुरू किया, जैसे विजयन थापर जी की आप बात बता रहे थे, लास्ट लेटर पर अभी हम और आगे चर्चा करेंगे, उसमें विजयन जी ने जो 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 भावनाएं प्रकट की उस लेटर के अंदर, उन भावनाओं के बारे में सोचना भी हम लोगों के लिए मुश्किल है, मतलब करना तो बहुत दूर की बात है। तो इन सब बातों से जो जज्बात मेरे अंदर जागृत हुए, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और जागृत करना चाहिए समाज को। और आज केवल ना हम पुस्तकों के माध्यम से, बल्कि मैं छोटी छोटी फिल्म्स भी बनाता हूँ यूट्यूब चैनल पे अपनी, कि लोगों के पास आजकल समय नहीं है, जिसको ब्रीफ करना है लोग कहते हैं तेरे पास 1 मिनट है या 1.5 मिनट है, 2 मिनट, आप हमें बताओ क्या कहना चाहते हो। तो आज उस युग में हम पहुंच गए हैं कि लोगों के पास पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन अपनी बात अगर आपको सामने वाले को समझानी है, जैसे अभी हमने जुलाई महीने में इलस्ट्रेशंस लॉन्च की थी हमने बच्चों के लिए, बच्चों को जिस विधा में समझ में आता है हम उस विधा में समझाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह है कि ये बात उनको समझ में आनी चाहिए और उनको समझाना हमारा कर्तव्य है। किसी ने ये कहा है कि अगर आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ है तो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? सबसे बड़ा जो कर्तव्य, अगर हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपनी लेगेसी को पास ऑन करना। अगर मेरे को जो लेगेसी मेरे पूर्वजों से प्राप्त हुई है, मुझे पता चला कि कितने शहीद हुए, देश के लिए किसने क्या किया, ये हमारे रियल हीरोज हैं, अगर मैं इनकी लेगेसी अगली जनरेशन को नहीं बताऊंगा तो ये कुछ मेरा जन्म अधूरा रह जाएगा। और ये बात मेरे पर ही नहीं, ये बात आप पर भी लागू होती है कि अगर आपने जन्म लिया है, धरती पर आया, ईश्वर हमेशा कुछ कोई कारण देता है हर किसी को धरती पे आने के लिए, उस जीवन को सार्थक करिए और अपनी लेगेसी, जो हमारी संस्कृति है, हमारी कला है, हमारे शहीदों की जो गाथाएं हैं, आप उनको आगे बढ़ाइए। चाहे बच्चों को वो इलस्ट्रेशंस दीजिए, या अगर आप बड़े हो गए हैं, आपका पोता पोती है, आप उनको उनकी कहानियां सुनाइए। इस समय जो है, इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती है और 25 साल हो जाएंगे कारगिल युद्ध को जुलाई में। तो मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है कि आप जो सरकार, ये एक महज रस्मी कार्यक्रम ना बन के रह जाए कि सरकार ने कुछ 4 दिन कुछ झंडे लगा दिए और आप में, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि भारतवासियों में देशभक्ति का प्रेम कब जागता है, वो कहते हैं जी 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये प्रेम इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि हर समय हर आदमी देशभक्त हो सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं, आप भी देशभक्त हो सकते हैं, इनफैक्ट है। सिर्फ आप कुछ काम ऐसा करिए साल में, अपने जो मोहल्ले में आप एक ढूंढिए कि आपके मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार है, आपके कॉलोनी में, आपके नगर में, आपके शहर में कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कारगिल युद्ध में अपनी जान देश के लिए कुर्बान की होगी। उसको ढूंढ के निकालिए और उस परिवार को जा करके एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार करके ये तो हम कह सकते हैं कि आपके पुत्र ने, आपके जो बच्चे ने देश के लिए, हमारे लिए जो जान दे दी देश के लिए, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, हम आपके ऋणी हैं, ताकि उनको फक्र हो, महसूस हो कि मेरे बेटे की शहादत, मेरे बेटे ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है वो बेकार नहीं गई। आज भी लोग उनको जानते हैं, आज उनका सम्मान करते हैं। जैसे अभी मोहित जी ने कहा कि एक बिटिया से अभी ये बात कर रहे थे कि आप बेटा नोएडा में 15 साल से रह रहे हो, क्या आप जानते हो कि वो जो मार्ग है कैप्टन विजयन थापर मार्ग, हु वाज कैप्टन विजयन थापर। तो एक हम भी अपने बच्चों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करें। जब हम किसी ऐसी सड़क से जाएं किसी शहीद के नाम की, तो हम उसको गूगल करें, ढूंढे, बच्चे को बताएं कि देखो बेटा ये जो अंकल का नाम है ये बहुत महान व्यक्ति थे, इन्होंने मात्र 27 साल की उम्र में या मात्र 23 साल की उम्र में, विजयन जी तो 23 के थे, इन्होंने 22 साल के थे, कि 22 साल 23 साल 24 साल ये उम्र होती क्या है? 22 साल 23 साल ये मैंने प्यार किया, और जैसे वो आप बोल रहे थे पिक्चरें देखने की उम्र होती है आम लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। तो ये काम बहुत बड़ा महान काम था, उस काम को हम एक्नॉलेज करें और इनके परिवारों से मिले और उनको अपना कृतज्ञता प्रकट करें। मैं ये चाहता हूं, ये आपकी देशभक्ति का इतना सा भी अगर आपने दे दिया तो मुझे लगेगा कि हमारा भारतीय होने की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। और
क्योंकि आज हम बहुत ही हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे साथ कर्नल थापर भी हैं। तो मैं अब इस चर्चा के सिलसिले में कर्नल थापर को भी लेके आऊँगा और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर वो क्या चीज़ थी, वो एक ऐसी क्या चीज़ थी कर्नल थापर जो बचपन से आपने विजयंत को बताई और विजयंत ने उस पर अमल भी किया कि जब, क्योंकि आज की दुनिया में जब हम लास्ट लेटर कोई भी पढ़ता, और मैं आप सबको एक उदाहरण देता हूँ, बीते कुछ दिनों मेरे एक मित्र हैं, वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल बिग 4 के एमडी हैं, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई मोहित तुम एक कहानी सुनाओ, और मैंने वहाँ सिर्फ लास्ट लेटर पढ़ा। वहाँ बैठे हुए 35 लोग, वो 35 मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंख में आंसू नहीं उतरा, क्योंकि वो लेटर जब लिखा था विजयंत ने, उसके अगले दिन उन्हें पता था मैं उस पहाड़ी पे जाने वाला हूँ जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं है मुझे बचाने के लिए। और उस सकारात्मक तरीके से लिखने के बाद, उसके बाद उनके पिताजी को जब वो लेटर मिला भी, उसके बाद सर ने भी उस पर रिप्लाई किया, तो मुझे लगता है आज का दिन बहुत ज़रूरी है। और आप जितने कुछ, मेरे को लगता है 10 से 12 दर्जन लोग जो यहाँ बैठे हैं, अगर आप ये सुन के भी चले जाएंगे तो आप समझ लीजिए आप एक तीर्थ होके आ जाएंगे आज। तो मैं आमंत्रित करूंगा कर्नल थापर को, सर हमें बताएं वो क्या चीज़ें थी। धन्यवाद। धन्यवाद मोहित। अब इसके बाद हमारी पीढ़ी को, अब इसके बाद हम ऑडियंस को ले लेंगे सर। कोई अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रॉप की जरूरत नहीं थी। बहुत जबरदस्त, क्योंकि हमारे को आज़ादी मिली थी, उसके बाद में देश ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे लिए, मेरे लिए। और हमारी जो परिवार है वो 4 पीढ़ियों से सेना में आ रहा है, 4 पीढ़ियों। और मैं समझता हूँ कि उस समय पर सेना का आकर्षण इतना जबरदस्त था कि विजयंत के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था, सिर्फ सेना। अगर उसको मैंने बताया मर्चेंट नेवी में चला जा, नहीं जाएगा। मेरा दोस्त था यहाँ पे, मेरा कोर्समेट, वो HDFC बैंक में बड़ा था ऑफिसर। ये ले लीजिए, ये लीजिए। वो बड़ा ऑफिसर था HDFC बैंक में। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, तो कहता हाँ मैं एडजस्ट कर दूंगा। मैं उसको ले गया कैनॉट प्लेस में, और वहाँ पे जो उनकी कॉर्पोरेट ऑफिस थी, जगमगाती हुई, बिल्कुल एयर कंडीशन, ये वो सब बैठे हुए। तो मैंने कहा ये इससे इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन जब वो बाहर आया, उसने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन यहाँ नहीं जाऊंगा। तो ये एक नौजवान की जो थी। दूसरी बात है, मैं आपका प्रभात प्रकाशन का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपकी चित्रावली जो है वो जितने जहाँ पे भी मुझे बुलाया गया है वहाँ पर मैंने दी है, बच्चों को बांटी है, और बच्चों ने उसे बहुत पसंद किया है। और ऋषि जी ने मुझे दी थी लाकर, वो मैंने सबको दे दी, और पूरे देश में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वो चित्रावली गई है। तो ये मैं बहुत खुश हूँ। बाकी है कि देखिए, विजयंत ने जो पत्र लिखा है, ये पत्र से ने पूरे देश को एक तरह से झंझोड़ के रखा हुआ है। जिसने ये पत्र पढ़ा है वो इससे बड़ा प्रभावित हुआ है। तो मैं तो कर्नल वीएन थापर हूं, लेकिन लोग मुझे जानते हैं विजयंत का पिता होने के नाते। ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट यहाँ आए हैं, ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं, वे सभी हॉल नंबर 3 के गेट के पास इकट्ठे हो जाएं। उनके टीचर मरीज सर आपका वेट कर रहे हैं। ज्ञानपुंज पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हॉल नंबर 3 के पास। तो मेरी पहचान है विजयंत का पिता। मैं चाहता हूं कि देश में सब
नौजवान लड़के और लड़कियां ऐसा काम करें देश के लिए कि उनके भी माता पिता को पहचाना जाए उसी तरह कि ये फलाने बच्चे का पिता है। बहुत ठीक बढ़िया, है। बहुत ही तो ये मेरा विचार है। और मैं समझता हूँ कि जो वीरता का एक क्वालिटी है, वीरता की जो क्वालिटी है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास की जाती है, लेगेसी उसकी। अब आप देखिए, ये कहना कि वीरता का अभी खत्म हो गया है रोल, अब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है, ये आ गया है, स्पेस वॉरफेयर आ गया है, तो वीरता की जरूरत नहीं। जब तक आदमी लड़ाई में हिस्सा लेगा, वीरता की जरूरत पड़ेगी। वीर ही जीतेगा, वीर भोगे वसुंधरा। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कैसे वीरता की विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आती है। विजयंत का जो रोल मॉडल था, आइडल, जिसको बिल्कुल वो वर्शिप करता था, वो था अरुण खेत्रपाल। ठीक है, बिल्कुल ये जून के महीने में धूप में चला जाएगा, अपने छोटे भाई को खींच के ले जाएगा कि चल, बाहर से गेट से वो है घर, अरुण का घर वो है, इस तरह से। अब आप देखिए कि पूरा चक्कर, नया चक्कर स्टार्ट हो गया है। अब वही हमारे घर के बाहर होता है। बच्चे आते हैं, दीवारों के ऊपर चढ़ के देखते हैं विजयंत का घर है, और कोई अंदर आ जाते हैं तो हम उसको विजयंत की सब चीजें दिखाते हैं। कोई भी आ जाए हम उसको दिखाते हैं। बाकी रह गई बात जो अभी ऋषि जी ने बताई थी कि आपको जाके ढूंढना है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको मन में, दिल में, जो परिवारों ने अपने बेटे कुर्बान किए हैं अपने देश के लिए, उनके लिए तुम्हारे दिल में ही जगह होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। वो ही काफी है। क्योंकि आजकल अगर आप जा सकते हैं तो चले जाए। जहां तक मेरा सवाल है, मैं समझता हूं मैं बहुत ही भाग्यशील एक पिता हूं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया कि आज जो माताएं हैं वो अपने बेटे का नाम विजयंत रखती हैं। कम से कम 12 बच्चे हैं जिनका नाम विजयंत रखा गया है, विजयंत के ऊपर। और जो गर्भवती माताएं हैं जिनके बेबी होने वाला है, वो मुझे पूछती हैं कि क्या हम अपने बेटे का नाम विजयंत रख लें। तो बताइए, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बहुत ही अद्भुत। कोई भी इससे बड़ा नहीं हो सकता। मेरा गांव अगर आप पूछे तो ये है द्रास। तो ये पिक्चर्स अगर आप दोबारा दिखवा सकते हैं तो मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहता हूँ। वो चल रहा है सर, पीछे लूप में चल रहा है। थोड़ा बढ़ा दीजिए उसको आगे, द्रास पे ले आइए। नहीं वो लूप में चल रहा है सर, वो वीडियो है ना। हाँ, ये छोड़ दो, थोड़ा बढ़ा दीजिए आगे, फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। अच्छा, नहीं, जो टोलोलिंग की थी उसमें भी अगर आ सकता है तो ठीक है, वरना रहेगा। आ जाएगा, आता रहेगा सर वो। देखिए, एक उन्होंने मार्केट की फोटो दिखाई थी, एक मार्केट की फोटो दिखाई थी। तो ये मार्केट 4-5 दुकानें हुआ करती थी लड़ाई के टाइम। तो उसमें एक सवाल और, बमबारी हुई क्या दो और सारा दुकानें ध्वस्त हो गई। उनमें से एक दुकान बच गई थी, वो मोहम्मद रियाज की चाय की दुकान थी। उसने वो दुकान बंद नहीं की और थ्रू आउट द वॉर वो जो भी फौजी आता था उसको चाय पिलाता था, गरम चाय। और मोहम्मद रियाज वो कश्मीरी नहीं था, वो यूपी से गया हुआ था वहाँ। तो ये एक छोटी सी किस्सा है जो मैं बताना चाहता था। दूसरा था, आपने देखा जहाँ ऋषि जी किसी ऑफिसर को मिल रहे हैं,
ठीक उसके पीछे, बिल्कुल उसके पीछे जो पहाड़ है वो तोलोलिंग है, और वहां पे भारत की सबसे घमासान लड़ाई इनके साथ हुई थी, पाकिस्तानियों के साथ। और ये पाकिस्तानियों ने बड़ी पक्की पोजीशन बनाई थी, 24 किलोमीटर वहां से आके एक बॉर्डर के उस पार से आके उन्होंने बनाई थी, और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको तोड़ा गया और पाकिस्तानियों को हराया गया यहाँ पर। तो ये जो है वो पहाड़ बिल्कुल उसके पीछे है। उसके बाईं तरफ एक दूसरा पहाड़ है जो नहीं दिख रहा फोटो में, उसका नाम है नौल, 16,000 फुट पे है। दूसरा हमला सेकेंड बटालियन, द्वितीय बटालियन राजपुताना राइफल्स ने वहां पे किया था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि उस युद्ध में 3 ऑफिसर, हाँ ये जो बाजार है ना, ये आप दोबारा बनाए, कुछ नहीं था बचा था इसका, एक वो दुकान बची थी, तो ये है। और उसके ऊपर जो 3 ऑफिसर शहीद हुए थे, 3 ऑफिसर घायल हुए थे, और 10 जवान शहीद हुए और 52 जवान बुरी तरह से घायल हुए। तो आप देख लीजिए कितनी इंटेंसिटी की लड़ाई हुई होगी वो। और वहां पे जब विजयंत के कितना देश के लिए कितना प्यार होगा उनमें, उन लोगों में, कि कंपनी कमांडर मेजर पी आचार्य और उनका कंपनी ऑफिसर विजयंत दोनों उस लड़ाई में शहीद हुए। ये एक लीडरशिप का निहायत कमाल का नमूना है। और साथ वाले पहाड़ पे उनका दोस्त कैप्टन नीमू, वो भी शहीद हो गया, और वो वही अफसर है जिसने जूते खोल दिए थे, 15 डिग्री माइनस टेम्परेचर में जूते खोल दिए ताकि वो पहाड़ के जो पत्थर हैं उनको अच्छी तरह पकड़ सके और चढ़ सके। तो ये है। एक और छोटा सा उदाहरण देना मांगता हूं, डिवोशन टू ड्यूटी, ये सिर्फ फौजियों के लिए सैनिकों के लिए लागू नहीं है, हर एक भारतीय के लिए लागू है। मैं चाहूंगा कि इस पे हम सब बहुत जोरदार तालियां बजाएं, बिकॉज ये आज की सीख है कि सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, डिवोशन एंड ड्यूटी इज समथिंग दैट वी ऑल शुड परसीव। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब इस प्रेरणा के साथ, आपने जो हमें आज बंडल दिया है इंस्पिरेशन का, इसके साथ मैं अभी ओपन करना चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस में जितने हमारे मित्र यहाँ हैं, अगर आपके अंदर कुछ खौलता हुआ सवाल है जो आप पूछने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो आप प्लीज पूछें। अच्छा प्लीज, यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जो वीडियो चल रहा था उसमें सारे फोटोज हम देख रहे थे, कारगिल के प्रोग्रामिंग के फोटोज देख रहे थे, तो इतनी रोमांचक करने वाली फोटोज थी कि हमारा मन तो यही है लेकिन मन वही चला गया। तो आपकी भी फोटो सर देखी वापस, तो आपसे जानना चाहते कि जब आप वहाँ गए, आपने जब देखा उसको तो कैसा आपको महसूस हुआ, और अगर हम वहाँ पर जाना चाहें तो सर किस तरह के प्रोविजन हैं, किस तरह से हम वहाँ जा सकते हैं, किसी तरह की कोई दुविधा तो नहीं है, ये आप प्लीज। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपके प्रश्न से एक मेरे विचार आया मन में कि कारगिल पर ना वैसे आपको कई सारी किताबें मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन कारगिल पे किताब लिखने वाले जितने भी लेखक हैं उनमें से चंद ऐसे लेखक हैं जिन्होंने स्वयं जाकर कारगिल में उस भूमि पर जाकर रिसर्च किया, उसको फील किया, और फॉर्चुनेटली मैं भी उनमें से एक हूँ। और उस भूमि पर 2007 और 2018 में मैं न केवल द्रास में रुका, वहां पर उन चोटियों को बड़ा नजदीक से देखा। मैंने नौल की चोटी भी देखी जो अभी थापर साहब ने बताया, जहां हमारे विजयन थापर साहब शहीद हुए थे। तो इन सब चोटियों पे जाने के बाद जब आप देखते हैं ना, मतलब टाइगर हिल देख करके मैं पागल हो गया। वो क्यों हो गया कि मतलब इतनी ऊंची चोटी, वो नीचे से दिखता कि यार ये चढ़े कैसे होंगे, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी कि मतलब वो एक टाइम्स मैगजीन है अमेरिका की, जब कारगिल युद्ध हुआ उसके बाद उसमें किसी पाकिस्तानी सैनिक ने या सेना अधिकारी ने कुछ उसमें लिखा था, उसने लिखा उसके अंदर कि हमारा मन कांप जाता था जब हम देखते थे इंडियन फौजी आ रहे हैं, हम बड़े मजे से ऊपर बैठकर उनके ऊपर निशाना ऐसे लगाते जैसे कंचे मारते हैं ना, उसको मार, हम मारते और वो फिर आ जाते थे। वो कहता है उनको देखकर हम हैरान हो जाते थे कि ये इतना जज्बा आ कहां से रहा है इंडियन आर्मी में। और वो मतलब कि टाइगर हिल जब आप देखेंगे ना तो आपका भी मुंह खुला रह जाएगा, आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से 16,000 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री टेम्परेचर में जब हम जैसा आदमी हांफ जाता है, वो लोग वहां पर चढ़ के गए, उन्होंने वहां पर देश का तिरंगा फहरा दिया। कितनी बड़ी बात लगती है। और ये मुझे द लास्ट लेटर में भी उन्होंने लिखा विजयन जी ने कि लोग आकर के देखे कि कारगिल में हमने किस परिस्थिति में युद्ध को लड़ा। तो कारगिल जाना अब बहुत आसान हो गया है और यहाँ से आप फ्लाइट लेकर श्रीनगर जा सकते हैं। श्रीनगर से मात्र 2.5 घंटे 3 घंटे में आप द्रास पहुंच जाते हैं। वहां पर कारगिल युद्ध स्मारक, अभी इसमें पीछे फोटोज भी लगी हुई है, तो आप वहां स्मारक पर जाकर के नमन कर सकते हैं। और मेरी किताब जो है देश के उन सभी 527 वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी शहादत दी। वहां पे वीर स्मारक में एक फोटो है जिसमें पीछे सबके नाम खुदे हुए हैं। और जो तोलोलिंग की चोटी है, 13 जून 1999 वो ऐसा एक दिन आया जब भारत ने पहली विक्ट्री वहां पर कारगिल वॉर में हुई। 3 मई जो था, हमें पता चला सबसे पहली बार कि पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र में आकर के कब्जा कर लिया है और तब भारतीय सेना ने कुछ एक्शन आरंभ किया। लेकिन पूरा का पूरा मई हमारे लिए बहुत खराब था। हमारे लोग जाते लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए जा रहे थे। फिर जून की स्टार्टिंग में ऐसा आया जब राज रिफ और वहां पे 18 ग्रेनेडियर्स गई, तो उन्होंने जाकर के पहली बार 13 जून 1999 को पहली जो चोटी फतेह की थी वो तोलोलिंग की थी। इसलिए तोलोलिंग के सामने जो है हमारा जो कारगिल विजय स्मारक बनाया गया है, तो वहां जाना, हर भारतीय को वहां पर जाना चाहिए और एक बार अपने जीवन में नमन करके जरूर आना चाहिए। हम हर छुट्टी प्लान करते हैं कि हम मालदीव जाएंगे, हम यूके जाएंगे, चलो इस बार बच्चों को सिंगापुर ले चलते हैं या देश के कुछ मंदिर ले चलते हैं। आप मंदिर जाइए लेकिन इस तीर्थ स्थान पर भी जरूर जाइए, मैं सबसे यही कहूंगा। एक छोटी सी करेक्शन है ऋषि, 527 नहीं, अभी रिवाइज फिगर जो आया है 588 जवान वहां पे शहीद हुए थे, ऑफिसर और जवान, क्योंकि ये फिगर रिवाइज हो गया जो हॉस्पिटल में थे घायल, हाँ वो लोग शहीद। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान कर लेते हैं। और समय सीमा की वजह से हम लोग क्वेश्चन नहीं ले पा रहे। राष्ट्रगान के लिए मैं सबसे आगे करूंगा कि हम हो जाए और उसके बाद